5th यूनिट के अंतर्गत आपका जो अरावली है, अरावली का जो विशद अध्ययन दे रखा है, तो केवल और केवल जैसे कि हमने राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत विभक्त किया, तो वहां पर हमने सारे भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया है। हालांकि वहां पर भी हमने डिटेल में ही पढ़ा है, लेकिन जैसा कि आपके 5वीं यूनिट में पुनः दे रखा है कि इनका विशद और अधिक विस्तार से इसका अध्ययन किया जाए, तो इसी के संदर्भ में कल की जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने अरावली को स्टार्ट किया था। और अरावली का जो पहाड़ी प्रदेश है, हमने देखा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला को माना जाता है, और जिसका उद्भव यानी प्राचीन कल्प जिसे कहा जाता है, प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसका उद्भव हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह पूर्व में हिमालय पर्वत से भी काफी ऊंचे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इनका अपरदन और अपक्षय के बाद अभी वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में नजर आता है। इस प्रकार से अमेरिका के जो अपलेशियन जो पर्वतीय क्षेत्र है, उनसे इन पर्वतों की तुलना की जा सकती है। अरावली पर्वत के बारे में हमने कल पढ़ा कि इसका जो विस्तार है, कर्णवत रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से लगाकर गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। राजस्थान में ये जो श्रृंखला है वह 550 किलोमीटर की लंबाई में खेतड़ी सिंघाना का जो क्षेत्र है वहां से लगाकर खेड़ ब्रह्मा जो गुजरात के अंतर्गत आता है की सीमा तक ये फैला हुआ है। कई जगह पर ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। यह पर्वत श्रेणी राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती हुई यहाँ के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित करती है। इस श्रेणी का जो स्वरूप है, अजमेर से सिरोही गुजरात तक एक तानपुरे जिस प्रकार से सितार की तरफ इसे माना जा सकता है, यानी ये ऊपर से काफी संकरी है उत्तर की तरफ से, तथा नीचे की तरफ ये काफी चौड़ी है। तो अरावली की ऐसे ही कुछ विशेषताओं के संदर्भ में हमने अरावली की विभिन्न चोटियों के बारे में डिस्कस किया कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है, कहा जाता है कि हिमालय तथा नीलगिरी के बीच में ये सर्वोच्च शिखर के रूप में जानी जाती है। इसी के प्रकार से हमने इसके विभिन्न महत्व के बारे में देखा। जिस प्रकार से अरावली जो पर्वत है वो भारत का प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करता है, यानी इस पहाड़ के दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में नदियां बहती है। एक तरफ सिंधु नदी का तंत्र की नदियां हैं, तो दूसरी तरफ गंगा और उसकी सहायक नदियों का तंत्र है। इसके अलावा इन नदियों की घाटियों में मीठे जल पानी की झीलें व बांध भी देखने को मिलते हैं। पर्वतीय चोटियों के ढालों पर तरह तरह के यहाँ पर वनस्पतियां देखने को लगती है, जिसके अंतर्गत आदिवासी जन समूह निवास करता है। अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत बहुमूल्य खनिजों के भंडार भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पूरा का पूरा राजस्थान को ढक देता। तो इस प्रकार से यह मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने में रोकने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से इस पर्वतमाला के संदर्भ में हमने इस प्रकार से अपना कॉन्सेप्ट कल की जो क्लास रही उसके अंतर्गत स्टार्ट किया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ की क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलेगी, यानी अधिकांश जो जनसंख्या है यहाँ की वह जनसंख्या आपको पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलेगी, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है। यहाँ पर हम जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो 128 से लगाकर 205 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, यानी जनसंख्या का जो घनत्व है आपको 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम तथा 205 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं देखने को मिलता है। अलवर की पहाड़ियों के कुछ हिस्सों का जनसंख्या घनत्व 305 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण है कि वो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत भी आता है, और वहां पर अमूल्य खनिज भी मिलते हैं और उद्योग धंधों का वहां पर विकास भी अधिक हुआ।
इसी प्रकार से जनसंख्या जो घनत्व है जयपुर का वो 335 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का अरावली क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस सारे संपूर्ण क्षेत्र की, क्योंकि अरावली जो क्षेत्र है उस अरावली की अधिकांश जो जनसंख्या है वह गांवों के अंतर्गत निवास करती है। मेवाड़ के अंतर्गत बात करें तो भील जनजाति जो है यहाँ पर टापरों के अंतर्गत निवास करती है। टापरों का अर्थ होता है यहाँ उनकी छोटी छोटी जो कच्ची झोपड़ियां होती हैं उन्हें टापरी या टापरो के नाम से जाना जाता है। यहाँ की बस्तियां छोटी और पर्वतीय ढालों पर निवास करती हैं या सीढ़ी नुमा ढालों पर ये अपने कृषि कार्य करते हैं, और जहाँ कहीं पर भी सिंचाई की सुविधा मिलती है वहां पर भी ये अपने कार्य करते हैं। अगर अरावली पर्वत के प्रमुख अगर जिलों के और क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या निवास करती है तो वो अलवर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, नीमका थाना, थानागाजी, बैराट, शाहपुरा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, मावली, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ इत्यादि नगरों के अंतर्गत निवास करती है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में प्रसिद्ध जयसमंद की झील, सिलिसेड झील, जल महल, रामगढ़, आना सागर, फाय सागर, राजसमंद, पिछुला, फतेह सागर, उदय सागर, पुष्कर इत्यादि झीलें भी आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के आर्थिक प्रतिरूप की बात करते हैं। तो ये आर्थिक प्रतिरूप की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश जो जनसंख्या निवास करती है वो कृषि कार्यों के अंदर संलग्न है और वहां पर कृषि कार्य करती है। इसके साथ ही यहाँ पर उद्योग धंधों का भी काफी विकास हुआ है। कृषि की अगर बात करें तो कृषि के अंतर्गत यहाँ पर खरीफ की फसल बोई जाती है, और खरीफ की फसल में जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बाजरा, कपास, ज्वार, तिल, मूंगफली, मक्का, अरंडी और दालें उपजाई जाती है। रबी की फसल की बात करें तो यहाँ पर गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, अलसी, चावल, तंबाकू, गन्ना इत्यादि फसलें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंचाई के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बांध बने गए हैं। उन बांधों में मेजा बांध, मोरेल बांध, बिसलपुर बांध, पांचना बांध, जवाई बांध, राजसमंद बांध, औरई बांध, जाखम बांध और माही बजाज सागर बांध आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि की सुविधाएं बेहतर तरीके से दी गई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अधिकांश जो लोग हैं यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि के माध्यम से ही कृषि कार्य करते हैं, और पहाड़ी ढालों के नीचे कुछ मैदानी जो भाग मिलता है वहां पर भी कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ इस प्रदेश के अधिकांश जो उद्योग है वह औद्योगिक बस्तियों के अंतर्गत स्थित है, जिसके अंतर्गत आपका भिवाड़ी, अलवर, नीमराणा, खेड़ली, कठुमर, राजगढ़, बांदीकुई, हिंडौन, दौसा, जयपुर के विश्वकर्मा, सीतापुरा, बाईस गोदाम, सांगानेर, बगरू, गोनेर रोड, आगरा रोड, कानोता, ये प्रमुख क्षेत्र है जो जयपुर के अंतर्गत प्रमुख इंडस्ट्रियलाइज रूप से आपको डेवलप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों में भी आपको इस प्रकार के परिवहन की सुविधाएं और उद्योग धंधों की सुविधा देखने को मिलती है। अलवर में बात करें तो मॉडर्न सिंथेटिक इंडिया लिमिटेड, भिवाड़ी में सुपर टूल्स इंडिया लिमिटेड, अलवर इंजन प्लांट, कैलविनेटर स्कूटर का कारखाना, भारत एलमंस एंड केमिकल लिमिटेड इत्यादि अजमेर में, तथा हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर का, खेतड़ी में कॉपर का कारखाना, देवारी में शीशा जस्ता गलाने के संयंत्र, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, कपड़ा, इंजीनियरिंग के उद्योग यहाँ पर धीरे धीरे पनप रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष रूप से मकराना, किशनगढ़, अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र तथा उदयपुर का जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी प्रसिद्ध देखने को मिलती है। इसी प्रकार से भीलवाड़ा में करोड़ों की लागत से मेट्रो रेल की कोच बनाने की फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थापित की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं देखने को मिलती है। परिवहन की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जो रेल मार्ग है वह ब्रॉडगेज जो दिल्ली से अहमदाबाद की तरफ जाता है, या दिल्ली से अजमेर, दिल्ली से उदयपुर, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से सवाई माधोपुर, कोटा, श्री गंगानगर, कोटा से चित्तौड़गढ़, ये सारे के सारे जो रेल मार्ग है इसी क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला को पार होकर के निकलते हैं। यानी एक तरफ अरावली के पश्चिम के जिले हैं और एक तरफ अरावली के पूर्वी जिले हैं। इन दोनों को जोड़ने वाले जितने भी जो मार्ग हैं, चाहे वो रेल मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो, इसी क्षेत्र में से गुजरते हैं। सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग माना जाता है, NH8
NH11, 12, 14, इस प्रकार से ये विभिन्न जो राजमार्ग है इसी क्षेत्र में से गुजरते हैं। इसके बाद करते हैं अरावली के उपविभाग कि जो अरावली का जो प्रदेश है उस अरावली के उप प्रदेश को मुख्य रूप से हम 3 भागों के अंतर्गत डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि अरावली जो है दक्षिण की तरफ इस प्रकार से काफी चौड़ी है, पर्वत जो है उत्तर की तरफ इस प्रकार से चौड़ी है। तो इस पे उत्तर का भाग ये कहलाता है उत्तरी अरावली, और सबसे दक्षिणी का भाग है ये आपका दक्षिणी अरावली। बीच का जो भाग बचता है वो मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। अगर हम उत्तरी अरावली की बात करें तो इस उत्तरी अरावली के अंतर्गत यहाँ पर आपका सांबर बेसिन यानी सांबर जो झील है उसका जो बेसिन है वह इसमें शामिल होता है, और अलवर का जो क्षेत्र है इसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जिसे मध्य अरावली कहा जाता है, इसके अंतर्गत मेरवाड़ा की पहाड़ियां यानी अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और नसीराबाद और पुष्कर, इन सभी की जो क्षेत्र होते हैं उसे मेरवाड़ा की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र है जो आपके यहाँ पर इसके ठीक ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है, दोनों ही मध्य अरावली के, लेकिन आपके अजमेर और ब्यावर, किशनगढ़ ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपका बैराट, कोटपुतली, फागी, डिग्गी, मालपुरा, टोडा राय सिंह, सांगानेर, दौसा, ये सारे सारे इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आपके मुख्य रूप से 2 भाग है। 2 भाग में एक तो आबू खंड है, आबू खंड के अंतर्गत आपका आबू पर्वत और आबू रोड, सिरोही, ये सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। और दूसरा जो है वो मेवाड़ की पहाड़ियां। अब मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आपका उदयपुर, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पर्यटक नगर है, नाथद्वारा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कपासन है, मावली है, ये सारे के सारे इसमें मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो माही नदी का जो बेसिन है, जिसे 56 का मैदान है, जयसमंद झील का क्षेत्र है, भील एवं गरासिया जनजाति का जहां पर घर देखने को मिलता है, वहां पर भी इसको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा डूंगरपुर का गलियाकोट, केसरिया नाथ जी का जो है धार्मिक स्थल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बनास नदी का क्षेत्र भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी प्रदेश है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी प्रदेश है वहां पर किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी जिस प्रकार से अरावली का ये सबसे उत्तरतम भाग है, अरावली का सबसे उत्तरतम भाग है, जहां पर जयपुर की सांबर झील के उत्तर पूर्व से लगाकर राजस्थान हरियाणा सीमा तक ये फैला हुआ क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके उत्तर पूर्व में शेखावटी व तोरावटी क्षेत्र की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। जयपुर और अलवर की पहाड़ियां भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर सीकर का हर्ष पर्वत, खंडेला, पालखेत, मालखेत की जो पहाड़ियां हैं जो सीकर के अंतर्गत पाई जाती हैं। जयपुर जिले के अंतर्गत आपका झालाना डूंगरी है, सेवर, खो, बीजक, बैराट, नाहरगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। और अलवर की बात करें तो कांकनवाड़ी और भैराच यहाँ के प्रमुख पर्वत देखने को मिलते हैं। सर्वोच्च शिखर की बात करें इस क्षेत्र की तो वह 1055 मीटर ऊंचा है, जिसका नाम है रघुनाथगढ़, और वह सीकर के अंदर स्थित है। एवरेज ऊंचाई जो है यहाँ पर 450 मीटर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है वह है मध्य अरावली, और मध्य अरावली के अंतर्गत आपका अजमेर, जयपुर और पश्चिमी टोंक की पहाड़ियों को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों के अंतर्गत नाग पहाड़ी, मेरवाड़ा और टाटगढ़ की पहाड़ियों को इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह है दक्षिणी अरावली का क्षेत्र। दक्षिणी अरावली के क्षेत्र के अंतर्गत आपका सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के जिलों को हम शामिल कर सकते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची और चौड़ी पहाड़ियां आपको इसी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र को हम 2 भागों के अंतर्गत डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका मेवाड़ा का चट्टानी प्रदेश, ये मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश है। तो मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है इसके अंतर्गत आबू पर्वत खंड के अलावा अरावली पर्वत का उच्चतम जो भाग है जिसे भौराट का पठार कहते हैं वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी व राज्य की सर्वोच्च चोटी जो चौथी सर्वोच्च चोटी है जो जरगा है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सर्वोच्च चोटी जो जरगा है वो 1431 मीटर ऊंची है। दूसरा जो क्षेत्र है आबू पर्वत खंड,
आबू पर्वत खंड जो है वो आबू पर्वत से सटा हुआ जो उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये राज्य का यानी राजस्थान राज्य का जो सबसे ऊंचा जो पठार है वह उड़िया का पठार है, और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, और उस गुरु शिखर के नीचे आपके उड़िया का पठार शामिल है। माउंट आबू क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों के अत्यधिक सघन उच्च वनाच्छादित क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। आबू पर्वत पर स्थित राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो गुरु शिखर है वो यहीं पर देखने को मिलेगी, 1722 मीटर ऊंची है। हिमालय तथा नीलगिरी पर्वत के बीच की ये सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर भी कहा है। इसके अलावा नक्की झील, टॉड रॉक, नन रॉक आपको यहीं पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये दक्षिणी अरावली का चित्र है, और इस प्रकार से आपका अरावली और अरावली की जो कह सकते हैं कि विशद अध्ययन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो रहेगा आपका, एक तो पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है और एक रहेगा आपका हाड़ौती का प्रदेश का क्षेत्र।